तो मेरी जान सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक और लेक्चर। क्योंकि यार हमारे दिमाग में सनक चढ़ी हुई है कि हमको तुम्हें इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी पढ़ा के हम रहेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है दूसरा वीडियो हमारे इनऑर्गेनिक की सीरीज का। पीरियोडिक टेबल जो आपका चैप्टर है वो हम लोग एनसीईआरटी से प्लस हमारे खुद के जो नोट्स हैं इससे कवर कर रहे होंगे। और साथ में बीच बीच में कुछ अच्छे सवाल भी लेते चलेंगे, ठीक है, जहां से आपका रिवीजन भी होता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल से किस तरीके के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ नीचे एक पट्टी आपको दिख रही होगी जहां पर दिखा रहा है कि बेस्ट जेई प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको जेई संकल्प के ऐप पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखो ऐप बना है तो प्रमोशन तो थोड़ा सा करेंगे, आप स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर सुनना है तो सुन लो। जेई संकल्प के ऐप पर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो जितने भी मैं आपको थ्योरी कराने वाला हूं उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के तो कंप्लीटली फ्री डाल रखे हैं। मगर अगर आपको ऑर्गेनिक फिजिकल फिजिक्स या किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन अवेल करना पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हो तो वीआईटी बिटसेट जेई जे एडवांस मेंस जितने भी एग्जाम्स हैं उसके चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ अनलॉक हो जाने वाला है। 600 से ज्यादा टेस्ट आपके अनलॉक हो जाने वाले हैं। तो देख लेना, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो यार मेरी जान, मुझे पता है कि तुम जो हो 100% लेक्चर देखने नहीं वाले हो पूरा। और इसका रीजन क्या होगा, अभी सोचोगे कि यार बाद में देख लेंगे और बाद में देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर तुम ये वीडियो प्रीमियर करते हुए देख रहे हो, कोई बात नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन को ना ब्रेक करने का यही तरीका है। तुम बोलते हो ना कि एक्शनेबल कैसे बने भैया, हम सोचते तो बहुत है, करते नहीं है। करते इसीलिए नहीं क्योंकि तुम खुद से तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति तुमको करा नहीं सकता। तो आज एक्शनेबल बनने का पहला स्टेप ले लो। चुपचाप कॉपी पेन लेके यहाँ पे शांति से बैठ जाओ, अगर तुम प्रीमियर देख रहे हो तो। और अगर प्रीमियर नहीं देख रहे हो, ये वीडियो की तरह देख रहे हो, तो भी यार चुपचाप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि बाद कभी नहीं आने वाला, ठीक है। किसी व्यक्ति ने बोला है कि इस काम को करने का सबसे बढ़िया वक्त जो है वो 21 साल पहले था। तुम्हारे केस में मैं कहता हूँ इस आईआईटी जे के लिए पढ़ने का सबसे अच्छा जो वक्त था वो 2 साल पहले था, ठीक है। सेकंड बेस्ट टाइम अभी है। तो सेकंड बेस्ट टाइम को यूटिलाइज कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, ये सभी को हम लोग पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है यार, इस चैप्टर के अंदर क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जो मेनली सवाल आते हैं वो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर से आते हैं, या फिर यार आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर से, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इधर उधर करके कुछ पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर हमारे लिए जो थोड़ा सा कैच है, यानी यहाँ से जो सवाल अब बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, देखो मैंने जेई मेंस के एप्पल का पेपर एनालाइज करा था, उन्होंने रैंडमली कुछ भी पूछ रखा है। तो मुझे क्या लगता है ना कि अब यहाँ से सवाल यहाँ के हिस्टोरिक डेवलपमेंट से आने वाले हैं। हिस्टोरिक डेवलपमेंट मतलब न्यूलैंड के ऑक्टेव क्या थे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या थी, वहां से सवाल आने के मुझे चांसेस इस बार अप्रैल में ज्यादा लग रहे हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए इस केस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 11th की अगर हो तो बेटा तो जरूर ही देख लेना, और 12th की अगर हो तो भी देख लेना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी यार ये दोनों चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग और ये वाला चैप्टर। अगर तुम लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बाकी के चैप्टर्स जल्दी से करा दूं, अपने क्लास 12th के पहले करा दूं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, देखो यार, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग को जरूरत पड़ी क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो हुआ क्या है कि स्टार्टिंग में तो एलिमेंट्स कम ही थे, लेकिन 1800 सदी यानी 18th सेंचुरी तक आते आते तो 31 ही एलिमेंट्स थे। लेकिन आते 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 1865 तक वो 63 होगा, और अब इस समय 114 एलिमेंट हमको पता है। तो भैया 114 एलिमेंट को किसी तरीके से क्लासिफाई करके एक प्रॉपरली टेबल में लिखना पड़ेगा ना, वरना हम लोग उसको अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को कैसे देखेंगे। तो इसलिए यार हमको जरूरत पड़ी थी इसको क्लासिफाई करने की। आप समझो पीरियोडिक टेबल का आखिर हुआ क्या, मतलब ये किस तरीके से इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो मैं एक साइड में एक पीडीएफ और खोल ले रहा हूँ ताकि आपके लिए लिखने का भी जुगाड़ हो जाए, मतलब मैं लिखता भी रहूँ साथ साथ में। एक मिनट जस्ट। तब तक के लिए यार तुम लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर तुमने नहीं करा है तो। अगर तुम लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आईटी जेई की सबसे रॉ एंड रियल गाइडेंस और इनऑर्गेनिक के बेस्ट लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट ये बात करें कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे थी पीरियोडिक टेबल की, तो हम लोग कंप्लीट डेवलपमेंट आपके यहाँ पर नोट, देखो यार यहाँ पे साथ साथ मैं आपके नोट्स भी बनवाता जा रहा हूँ। जो जो आपको बोलूंगा वो लिखते जाना। अभी पहले एनसीईआरटी खोल के फटाफट से बैठ जाओ, ठीक है। फटाफट से एनसीईआरटी अभी खोल के बैठ जाओ, जो जो बोलूंगा वो आपको लिखते जाना है। देखो ये जो डेवलपमेंट है, अब ध्यान से लिखना, इसको लिखना नहीं है अभी, इसको अभी लिखना नहीं है, ठीक है। अभी जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी इसको लिखना नहीं है, अभी बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हुआ क्या कि सबसे पहले आया आपके डोबर नायर अंकल। तो डोबर नायर अंकल ने क्या बोला कि यार हम एलिमेंट्स को ट्राइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। देखो आपको एक चीज बता दूं, इनिशियल जो स्टार्टिंग हुई थी
वो आपके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर क्लासिफाई करने की हुई थी, मतलब सारी की सारी चीजें आपके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर देखी जा रही थी। तो पहले हुआ क्या, पहले डोबर नायर अंकल आए, ठीक है, डोबर नायर अंकल आए, उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे ट्राइड्स। ट्राइड्स, अब ट्राइड्स क्या होते हैं देखो समझो, मैं कह रहा हूं कि मान लो 3 एलिमेंट है, मैं 3 एलिमेंट को इस हिसाब से क्लासिफाई करूंगा कि जो मिडिल एलिमेंट है ना, जो मिडिल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो भी एटॉमिक मास है, वो जो है आपके बाकी दो के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है, एवरेज के बराबर होगा। तो जैसे इन्होंने क्या बोला कि ये इन्होंने ट्राइड की तरह क्लासिफाई करे थे, देखो एल 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 आई एन ए और के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको क्या क्या इन्होंने क्लासिफाई करे थे, एल आई एन ए और के, ठीक है। अब देखो एल आई का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, कितना होता है, 7, 7, 23 एंड 39, ठीक है। देखो 7, 23 एंड 39। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो जो मिडिल एलिमेंट है Na, इसका जो एटॉमिक मास 23 दिया हुआ है, दैट इज द एवरेज ऑफ अदर टू, लाइक 39। यहां से अगर आप देखो 39 प्लस 7 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2। तो ये आपका 46 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 23 बन जाएगा। तो इन्होंने ट्राइड्स इस हिसाब से बोले थे। लेकिन हुआ क्या कि ये ट्राइड्स ना ज्यादा बड़े एटॉमिक नंबर तक जा नहीं पाए, और बहुत ही कम एलिमेंट्स के लिए ये ठीक ठाक बैठ रहे थे। तो कुछ सालों बाद आपके क्या हुआ, कुछ सालों बाद आपके न्यूलैंड अंकल आए, न्यूलैंड अंकल आए, और न्यूलैंड अंकल ने बोला कि हम तो भैया एक लॉ दे रहे हैं आपको, लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस हिसाब से आप एलिमेंट को क्लासिफाई करो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस को लगाया। तो यहां से देखो, गलत तो ये भी लॉ हो गया, लेकिन हमको ये मालूम पड़ गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने से कुछ तो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमको मालूम पड़ रहा है। तो न्यूलैंड अंकल ने क्या बोला, न्यूलैंड अंकल ने बोला कि हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाते हैं, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आठों एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 8 एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और जो आठवां एलिमेंट है ना, वो पहले एलिमेंट के साथ देखना सिमिलैरिटीज शो करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि न्यूलैंड अंकल ने ना थोड़ा सा हमको ग्रुप्स, देखो ये होगा, मान लो ये पीरियड्स ले लो, ग्रुप्स ले लो, तो ग्रुप्स और पीरियड्स का थोड़ा सा एक आइडिया फॉर्म कर दिया, प्लस क्या कर दिया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगा दिया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगा दिया। तो ये दो चीजों से आइडिया क्या लग गया कि आगे वाले लोग को कुछ आइडिया लग गया कि कैसे हम लोग को चीज आगे बढ़ानी है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो इन्होंने दिया, ठीक है, 1865 में, और इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट को लगाया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है एटॉमिक मासेस 40 तक आप मान लो वहीं तक ही वैलिड हो पाया था, उसके बाद ये चला नहीं, उसके बाद ये चला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आपके एक दिमित्री मेंडलीव सर आए, मेंडलीव अंकल आए, मेंडलीव अंकल ने बोला कि यार, मेंडलीव अंकल और एक लोथर मेयर अंकल आए थे, लोथर मेयर अंकल और आए थे। लोथर मेयर अंकल ने तो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया था, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लोथर मेयर अंकल ने क्या कहा था, तो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया था इन्होंने। और उस ग्राफ से क्या हुआ कि मेंडलीव अंकल को कुछ आइडिया लग गया कि यार, हम लोग एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज करते हैं, तो कुछ कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको पीरियोडिसिटी यानी रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोथर मेयर अंकल प्लॉटेड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट। मतलब इन्होंने और सारी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पर मेनली इन्होंने जो पीरियोडिसिटी का ऑर्डर देखा था कि यार उस ऑर्डर में हमें ये फील हो रहा है कि अगर हम लोग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ये चीज लगाएंगे तो हमको कुछ पैटर्न दिखेगा, वो हमको दिखा था एटॉमिक वॉल्यूम में, राइट। तो हुआ क्या कि इस कंप्लीटली चीज से हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल आ गई, जो कि एटॉमिक बेसिस मासेस के बेसिस पर बनी हुई थी। तो वे पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव ने फिर एक पीरियोडिक का लॉ भी दे दिया। पीरियोडिक लॉ क्या दिया उन्होंने भैया, देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिकली हर एक कुछ नंबर के बाद रिपीट करती हैं, और एटॉमिक वेट्स के की वो फंक्शन होती है। मतलब अगर आप बोलो कि मैं अगर इस तरीके से एलिमेंट्स को लगा रहा हूँ, तो ये जो 8th एलिमेंट है, ये फर्स्ट के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शो करेगा, वही ग्रुप्स ऑफ पीरियड के कंसेप्ट के बेसिस पे उन्होंने ये लॉ दिया, राइट। अच्छा, हुआ क्या इस लॉ का कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में ना, मतलब गड़बड़ भी आ रही थी। ऐसी बात नहीं है कि सब चीज ठीक ही आ रही थी, गड़बड़ गड़बड़ भी आ रही थी। गड़बड़ क्या आ रही थी, देखो, गड़बड़ भी समझ लो, गड़बड़ पूछी जा सकती है। आयोडीन का ना एटॉमिक वेट जो था, वो टेल्यूरियम से कम था, ठीक है। और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था, वो टेल्यूरियम से कम था। क्या लिखा हुआ है, आयोडीन विद द लोअर एटॉमिक वेट दैट ऑफ टेल्यूरियम वाज प्लेस्ड इन अ ग्रुप 7 along with फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इंस्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ द सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज। हुआ क्या कि आयोडीन का एटॉमिक वेट टेल्यूरियम से कम था, तो FCl Br जो ये वाला ग्रुप था आपका, हेलोजन वाला ग्रुप था, यहाँ पर टेल्यूरियम आना चाहिए था अगर हम एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाते।
तो हुआ क्या कि इन्होंने तो आयोडीन ही रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि आयोडीन जो है सिमिलैरिटी शो कर रहा है और ये चीज को एक्सप्लेन कर नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे केसेस आए जहां पर इनको लगा कि यार एटॉमिक मासेस के बेसिस पर क्लासिफाई करना ठीक नहीं है, राइट। अच्छा, हुआ क्या है, इसका एक फायदा भी हुआ था। अब जो फायदा हुआ था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये हुआ था कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे का गैप छोड़ दिया था। मतलब जो इनकी पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाई थी, जो भी पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई थी ऐसे करके, ठीक है, जहां जहां बनाई थी, तो उस समय ना एल्यूमिनियम के नीचे का और सिलिकॉन के नीचे का गैप यहाँ पर छोड़ दिया था इन्होंने कि यार ये अभी एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं थे, ये जब आगे चल के डिस्कवर होंगे तब देखी जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस का जो पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया था, उसके बेसिस पर इन्होंने ना इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बता दिया था। इसको इन्होंने बोल दिया था ए का एल्यूमिनियम और इसको हमने बोल दिया था ए का सिलिकॉन। इनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले बता दी थी कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी। हुआ क्या कि कई सालों बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, जिसको हम लोग ए का एल्यूमिनियम बोल रहे हैं और ए का सिलिकॉन बोल रहे हैं। तो ए का एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया और ए का सिलिकॉन को जर्मीनियम बोला गया। मतलब जब गैलियम और जर्मीनियम डिस्कवर हुए तो ए का एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम की प्रॉपर्टीज शो कर रहा था एंड ए का सिलिकॉन जो है दैट वाज शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मीनियम। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने अच्छी करी थी कि उन्होंने पहले ही ऑन द बेसिस ऑफ द दैट होल अरेंजमेंट बता दिया था कि गैलियम और जर्मीनियम आपके डिस्कवर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये तो चीज हमारे लिए एक एडवांटेज की तरह थी और ये चीज हमारी डिसएडवांटेज की तरह थी, टेल्यूरियम आयोडीन वाली। तो ये दो पॉइंट्स कभी पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये बेसिकली इनकी पीरियोडिक टेबल थी जो आप देख पा रहे हो। मेंडलीव की तरह देखने की खास जरूरत है नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख लेना। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि यार ना इन्होंने जब थोड़े थोड़े इसमें गड़बड़ आने लगी तो भैया साइंटिस्टों ने और रिसर्च करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना एक हेनरी मोजले अंकल आए। हेनरी मोजले अंकल आए। अब हेनरी मोजले अंकल ने क्या करा वो मैं आपको आपके नोट से बताता हूँ। तो हेनरी मोजले अंकल ने क्या करा, देखो दिख रहा होगा आपको, मेरे नोट्स क्लियरली दिख रहे होंगे, तो आई होप। देखो, हेनरी मोजले अंकल आए। हेनरी मोजले अंकल ने क्या करा, हेनरी मोजले अंकल ने ना एलिमेंट्स को एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी करी। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी बेसिकली टेक्निक, एक्सरे का टेक्निक मान लो, उस तरीके की कुछ टेक्निक इन्होंने यूज करी। और उस टेक्निक को यूज करके ना इन्होंने फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर्स के बीच में ग्राफ बनाया। फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर्स के बीच में ग्राफ बनाया। देखो, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया, ये चीज देख लेना। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो इनका एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अरे, स्ट्रेट लाइन आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं। देखो, ये जो आपका इस लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखने के लिए जाओगे तो यूजिंग अ सिंपल, जिसको बोलते हैं कि सिंपल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो वैसे आप इक्वेशन इसकी लिख के देख लेना। ये आपकी इक्वेशन आएगी वेयर ए इज सम कांस्टेंट, बी इज सम कांस्टेंट। ठीक है, मैं कोई पॉइंट ले ले रहा हूँ यहाँ पर जिसको मैं रूट वी कॉमा जेड कह दे रहा हूँ। तो हिसाब से आप लाइन की इक्वेशन लिख दोगे तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कभी आपसे लाइन की इक्वेशन का कोई सवाल अगर आ जाए यहाँ पर तो आप तुरंत इसको कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, इन्होंने क्या करा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में जो ग्राफ बनाया तो इनको स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब जब स्ट्रेट लाइन मिली ना तो इनको लगा यार ये एटॉमिक नंबर जो है, ये जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जेड आपका एटॉमिक नंबर रहता है। ए अगर आपका कहीं लिखा हुआ है दैट इज योर एटॉमिक मास। ये तो चीज पता होगी, अगर मान लो एक्स ए जेड लिखा हुआ है तो दिस इज योर एटॉमिक मास, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने जब स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व करी तो इनको पता लग गया कि भैया एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर मुझे लग रहा है कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपना लॉ दे दिया, क्लियरली क्लियरली एक लॉ दे दिया, देखो, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की है, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब एटॉमिक नंबर्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे, एटॉमिक नंबर्स की पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, उस पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक फंक्शन जो होगा दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर व्हाट, आपका उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जज करेगा। अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट में नीचे लगा रहा हूँ और इसको मैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर लगा रहा हूँ, तो होगा क्या कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जज करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इट विल बी शोइंग सिमिलैरिटी विद द पीरियड दैट इट हैज बीन, या फिर वो उस ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा जो ग्रुप के साथ ऑलरेडी है। तो ये चीज इन्होंने बोल दी। अब इससे पहले जो लॉ दिया गया था दैट वाज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। हुआ क्या कि जब इन्होंने ये अंडर रूट म्यू यानी फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी एंड जेड के बीच में जब इन्होंने ग्राफ दिया, उसके बाद जो है वो अपना ये चीज हमारे समझ में आई थी। तो हुआ क्या था कि उस समय 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे और 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल में, जो कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हम देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आपके
अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूँ थोड़ा सा, तो देखो आपको रिवाइज ही करा रहा हूँ मैं, वैसे तो पता ही है तुम लोग को। देखो जो आपके ये होते हैं, दैट इज योर व्हाट, पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल, जो आपके इसको रोज बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो बोल लेना यार, वो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ वो भी। तो आपके जो भी हॉरिजॉन्टली आते हैं दैट इज योर पीरियड्स, जो आपके वर्टिकली आते हैं दैट इज योर ग्रुप्स। तो चीज आपको पता होगी, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन आता है, ठीक है। हुआ क्या था कि जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करी थी, मतलब बनाई थी, दैट तब उस टाइम पे 94 एलिमेंट्स थे। तो हुआ क्या कि एलिमेंट और आने लगे और आने लगे और आने लगे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जिनके 100 से ऊपर होंगे तो उनको नेमिंग करने का तरीका हमने चेंज ही कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला कि जैसे मान लो मैंने कहा 103 है किसी का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मैं हर एक डिजिट का नाम दे दूंगा, 0 का नील, 1 का अन, 2 का बाय, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का इन। अच्छा ठीक है, मैंने नाम दे दिया। मैं 103 बोल रहा हूँ, 103 को क्या बोलूंगा, अन, 1 को कह रहे हैं अन, 0 को कह रहे हैं नील, और 3 को कह रहे हैं ट्राई। तो अन, नील, ट्रायम, ये मैंने किसको बोल दिया, 103 को। मान लो मैंने कहा 118, मान लो मैंने बोला 118, इसको क्या बोलोगे, अन, अन, और 8 को क्या बोलेंगे इसमें, देखो 8 को क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, ऑक्ट, अन, अन, ऑक्टियम। इस हिसाब से हम लोग नेमिंग कर देंगे। अच्छा, इस पे एक सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैंने इसलिए चीज आपको बता दी है, ठीक है। तो ये नेमिंग आप कर लेना, जैसे आपको नाम याद करने हैं, अन, अनिल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हो ही जाएंगे, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा पीरियोडिक टेबल अब ध्यान से देखो, अब पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान से देखनी है। देखो मैं पीरियोडिक टेबल आपको रोटेट कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको दिख रही हो तो। रुको, पीरियोडिक टेबल को हमें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, दिख रहा है, एक मिनट को कंप्लीटली, यस, यस 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 यस, अब आपको ये चीज विजिबल होगी। चलो अब देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं, अभी आपको मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, देखो इस पीरियोडिक टेबल में आपको क्लियरली एक चीज तो दिख रही होगी कि ये आपका इस तरीके से है। देखो ये आपके जो है, ये आपके ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 तो आपके हो गए ग्रुप्स, ठीक है। अब अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, तो देखो पीरियड्स अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो पीरियड्स हमारे पास कितने हैं। देखो एक तो पहला पीरियड हो गया, पहले पीरियड में ये हाइड्रोजन है, दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है। तो पहला पीरियड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां। तो 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखता जा रहा हूँ, जो जो आपको आपको पूरी पीरियोडिक टेबल रिवाइज करा देगी। मतलब आप वहां बैठ के अपने एग्जाम में बैठ के पूरा पीरियोडिक टेबल इससे बना सकते हो, मतलब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, हाउ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल, तो आप वहां बैठ के अपना पूरा दिमाग चला के पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। देखना कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले तो यार तुमको एक चीज पता होगी कि हमारे पास 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, 7 पीरियड है, ठीक है। अब समझना, अब समझना, अब समझना, देखो मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा होगा। ये काम करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने आप को। 2 मिनट का टाइम लूंगा बच्चे में, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने आप को, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा कर देते हैं आपको छोटा, एंड इसको कर देते हैं बड़ा, पीरियोडिक टेबल को कर देते हैं बड़ा, ठीक है। चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा ठीक से। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से देखना। मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे हम पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली याद कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट याद करके बना सकते हैं, ठीक है। समझते जाना, बिल्कुल ध्यान से देखना, इस समय पूरा टेंशन चाहिए मुझे तुम्हारा। देखो अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक की, 3 से लेके 12 तक की, यानी मैं किस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना किस ब्लॉक की बात हो रही है। ये वाला जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक मैं बना रहा हूँ, देखना ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। अब देखो मैं ब्लॉक अलग अलग कर दूं, पहले पहले मैं आपको समझा दूं कौन सा ब्लॉक कहां पर है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पहले दो ग्रुप्स हैं, पहले दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इन दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट ताकि आपको ये चीज याद रह जाए, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इधर, इधर जो कंप्लीटली आपका ग्रुप आएगा, फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट, एक मिनट, फ्रॉम ग्रुप 13, ये 13 से लेके 18 तक का,
इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ठीक है, दिख रहा है, पी ब्लॉक। और जो आपका ये है ना, ये है, ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो कि पीरियोडिक टेबल के ही हैं, पीरियोडिक टेबल के ही हैं। ये वाले एलिमेंट देख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 58 दिया हुआ है। 57 एटॉमिक नंबर कहां पर है, 57 एटॉमिक नंबर ढूंढो, उसमें कहां पर है, 53, ये है 57, ठीक है। तो यहां पर आना चाहिए था, देखो 57 के बाद यहाँ पर 72 दिया हुआ है। तो ये चीज जो है, ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन पूरा पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, तो इसको अलग से रखा जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो अलग से रखे जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो, क्लियर हो गया अगर ये चीज, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, समझते जाना, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें ना एक एक करके वो बताता जा रहा हूं, सबको याद करने का तरीका। देखो, 3 से 12 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें केवल आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज याद करनी होती है। मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वाली जो सीरीज है। देखो, अगर मैं बात करूं 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, समझो। देखो, जो ये है ना आपका, ये पहला सीरीज जो है इसमें डी ब्लॉक में, इसको हम लोग कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। जो अगला वाला है उसको हम लोग कहते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। जो अगला वाला है उसको हम लोग कहते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग आगे के चैप्टर्स आएंगे तो हम लोग एस ब्लॉक में ये वाला ब्लॉक पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। फिर हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे क्लास 11th का, जो कि 13 और 14 आपको ग्रुप पढ़ाएगा। फिर पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे क्लास 12 का, जो 15, 16, 17, 18 बाकी सारे ग्रुप आपको पढ़ा देगा, ठीक है। अब समझना, अब समझना। अभी ये देखो, ये डी ब्लॉक और के एलिमेंट्स इतने याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंप्लीटली याद होने चाहिए। अब देखो, मैं याद करने का तुम्हें सीधे सीधे तरीके बता रहा हूं, समझना। पहले बात करते हैं ग्रुप वन की, ग्रुप वन की, और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फिर मैं जब एस ब्लॉक पढ़ाने बैठूंगा तो ये चीज पूछूंगा जरूर, ठीक है। तो ये चीज आप कॉपी पे नोट कर लो, ये चीज आप कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप वन की। तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, लीना, लीना पता होगा तुम्हें, लीना की, रूबी से से फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप, यहाँ पर एफ आर और आता है, ठीक है। तो इसको याद करने का जो आप निमोनिक लिख सकते हो वही लिख सकते हो, रीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, ठीक है। ग्रुप वन का पता भी होता है लोगों को, ग्रुप टू का, ग्रुप थ्री का फंसता है। ग्रुप टू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रुप टू का क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये ये क्लियर है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इससे आप याद कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, एक चीज समझना, ये रेडॉन है, ये रेडॉन है, इट्स नॉट रेडियम, इट्स रेडॉन, ठीक। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 13 हमको याद करना है। तो ग्रुप 13 में पहला एलिमेंट क्या होता है, बोरॉन होता है। तो इसको याद करने का तरीका, अच्छा ग्रुप 13 कहाँ पे आ गया, ग्रुप 13 कहाँ पे आ गया समझना। 1 और 2 ग्रुप तो ये है, 13 वाला यहाँ पर आ गया आपका, मतलब वो पी ब्लॉक में काउंट होने लगा, पी ब्लॉक में काउंट होने लगा। 13 वाले ग्रुप को याद करने का तरीका, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, ठीक। सुनते जाना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ निमोनिक्स के लिए, वो नोट भी करते जाना। ग्रुप 14 के लिए, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 फॉस्फोरस से स्टार्ट होता है। ग्रुप 15 हमारा किससे स्टार्ट होता है, फॉस्फोरस से, यस। देखो, ग्रुप 15 आपका किससे स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, भाई। तो कैसे करते हैं इसको याद, नापे ऐसे सबके बीच, नापे ऐसे सबके बीच। ग्रुप 15 याद हो गया तुम्हें। ग्रुप 16 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप 16 की तरफ बढ़ते हैं। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, याद हो गया। ग्रुप 17 तो याद ही होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादातर बच्चों को याद होता है, तो मैंने तो ऐसे याद कर रहा था। ग्रुप 18 ये भी ज्यादातर बच्चों को याद होता है, जो कि मुझे भी ऐसे याद था, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये तो आपको याद ही होता है, नहीं तो आप इसका भी कोई निमोनिक बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। इसके निमोनिक वैसे मैंने तो नहीं बनाए थे, मैंने तो ग्रुप 17, ग्रुप 18 डायरेक्टली याद कर लिया था, ठीक है। तो आपको सारे के सारे ये ग्रुप से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉपी में हमने नोट कर लेना और रट लेना। तो यानी आपको पहला ग्रुप याद हो गया, दूसरा याद हो गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे याद हो गए। डी और एफ ब्लॉक को याद करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है।
तो तुमको एक पीरियोडिक टेबल का तो आइडिया लग गया कि यार एस ब्लॉक यहाँ पे होता है, बीच में हमारा डी ब्लॉक होता है, वहीं यहाँ पर पी ब्लॉक आ जाता है और नीचे आपका एफ ब्लॉक चला जाता है। इतना तो आइडिया तुमको लग गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं इसको कंप्लीटली रब कर दूं, ओ सॉरी, अब अगर इसको कंप्लीटली रब कर दिया जाए, एक मिनट को, हाँ चलो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सारी चीजें देख ली हैं, अब यहाँ पर हम इसको कंप्लीटली रब कर दिए हैं। अब देखो, अब देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियड नंबर की और ग्रुप नंबर की। देखो, हम लोग इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने सोडियम ले लिया और मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने क्या करा, अब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, अब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने हाउ टू कैलकुलेट ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट। बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, मैं एक छोटी सी चीज तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 7s2, ओह चलो यहीं तक ही मान लो, अभी तो यहीं तक ही मान लो, वैसे तो आगे का भी आपको याद करना होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6p6 7s2 4d10, हाँ ये तो हो गया था 7s2, चलो 7s2 तक ही मान लो, 7s2 तक मान लो आप। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो यार आपके टिप्स पे होना चाहिए यार, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे मेरे टिप्स पे था ना, ये जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2, इस हिसाब से याद होना चाहिए आपको। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो यार तुम वहां पर वो ऐसे करके जो डायग्राम होता है वो तो बनाने नहीं बैठ जाओगे, ठीक है। तुम्हें अगर याद रहेगा तो तुम तुरंत कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर ये याद कर सकते हो वेल एंड गुड, तुम्हारा देखो तुम 11th में तब तो कर सकते हो, और याद करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम बस इसको लिख के अपने सामने चिपका लो, तुम पढ़ते जाओगे डेली, बस चुपचाप डेली पढ़ लिया करना ऐसे, एक बार 1s2 2, मैंने भी ऐसे ही करा है, मैंने बस मैं डेली आता था पढ़ लेता था, एक बार मैंने पढ़ लिया मेरे को याद हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अच्छा अब देखो एक चीज, अब देखो मैं हम लोग को ग्रुप एंड पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट का, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तभी आपको चीज समझ में आ जाएगी। पहला एलिमेंट में ले रहा हूँ Li, दूसरा एलिमेंट में ले रहा हूँ यहाँ पर से एल्यूमिनियम, तीसरा एलिमेंट में यहाँ पर ले रहा हूँ, तीसरा एलिमेंट में ले रहा हूँ कोई डी ब्लॉक का ले लो, चलो स्कैंडियम ले लिया, और चौथा एलिमेंट में कोई एफ ब्लॉक का ले रहा हूँ, संबोस लैंथरम ले लिया, लैंथरम नहीं, चलो कोई और ले रहे हैं, सीरियम ले लिया, चलो सीरियम ले लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैं इसके एटॉमिक नंबर सीखने बैठूंगा, इसका एटॉमिक नंबर सीखने बैठूंगा, ध्यान से देखो, सीरियम का बता दो 58 है, बाकी का तुम्हें पता ही है, 58 है इसका, कैनेडियम का 21 है, एल्यूमिनियम का 13 है, एंड लिथियम का 3 है, 3 है, 4 होता है क्या होता ना, हाँ 3 है, ठीक है। चलो, तो अब हुआ क्या कि ये हमने एटॉमिक नंबर सीख लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पीरियड और ग्रुप और ब्लॉक कैसे जज कर सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, समझना। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले Li की, ठीक है, Li की समझना, Li का एटॉमिक नंबर है 3, अब मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, कैसे लिखूंगा 1s2 2s2 2s1, सॉरी 1s2 2s1, खत्म, खत्म, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ग्रुप में जा रहा हो, जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा होगा, वही आपका ब्लॉक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जा रहा होगा बस वही आपका क्या है, वही आपका क्या है, वही आपका ब्लॉक। तो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, ऑब्वियसली एस ब्लॉक एलिमेंट ये है, खत्म कहानी, ब्लॉक हमने पता कर लिया, ठीक है। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, समझते आना बिल्कुल, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका पीरियड क्या है, पीरियड, पीरियड क्या है, पीरियड, तो पीरियड आप क्लियरली बता दोगे, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, समझना, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी सब शेल में जा रहा है, सब शेल बोल देते हैं वैसे तो, या ऑर्बिटल कह दो, जिस भी ऑर्बिटल सब शेल में जा रहा है, उसका जो ये जो है, जिसका उसका जो एन है, उसका जो एन है वो आपका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर एन क्या है 2, तो यहाँ पे पीरियड हो गया 2। मैं यहाँ पर अब दूसरा कोई एस ब्लॉक एलिमेंट ले ले रहा हूँ, सपोज एन ए ले ले रहा हूँ, एन ए का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2
2p6 3s1। ठीक है, अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है सबसे पहले। तो दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे पीरियड बोलूंगा क्या है, तो पीरियड यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट जो जहां सब चलते जहां पर गया हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसका क्या था 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3। पीरियड और ब्लॉक निकालना सीख गए हम लोग एस ब्लॉक का। अब अगर मैं बात करूंगा ग्रुप की, तो बस एस में यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, बस वही आपका क्या है, ग्रुप है, खत्म। वही आपका क्या है, ग्रुप है। तो जो आपके एस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वही आपका ग्रुप है। तो यहाँ पर दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो एस में एक होगा या एस में दो होगा। तो जब एस वन होता है, जब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन एन एस वन होता है, तो आपका कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप वन होता है, यानी ये वाला लीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाला एल आई एन ए के वाला। और अगर मान लो एन एस टू होता है, तो आपका क्या होता है, ग्रुप टू हो जाता है। ये कौन सा वाला है, ये बी एम जी वाला जो ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जाम्पल अगर आप आओ करना चाहो तो एमजी का ले लो। चलो, तो एमजी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 ts2 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग जज करें तो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, 3 पीरियड आ गया, दिस इज योर पीरियड। ग्रुप की मैं बात करूंगा, जो जितने इलेक्ट्रॉन है इस सबशेल में दो, तो दो इसका ग्रुप हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक की बात करूंगा, तो कौन सा ब्लॉक है, आउटर मोस्ट किस सबशेल में गया है, एस में, तो एस ब्लॉक हो जाएगा इसका, खत्म। समझ में आ गया इस चीज को। ठीक है, तो हमने एस का तो समझ लिया कि एस ब्लॉक के ग्रुप, पीरियड और एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं। दूसरा एलिमेंट हमने लिया है एल्यूमिनियम, जो कि पी ब्लॉक का, ध्यान से देखो। अगर आप, अब कैसे मैं बताऊंगा पी ब्लॉक का, मैंने कैसे बता दिया, देखो मैं एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने लिख दिया इसका क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक चीज समझना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जा रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जा रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा आपको यहाँ पर पीरियड क्या है, तो ध्यान से समझना यहाँ का पीरियड क्या है। अगर पीरियड की मैं बात करूंगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जा रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द पीरियड, जैसे हम लोग ने अभी एस ब्लॉक में करा, तो यहाँ पर n=3 आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर मेरे को बताओ कि यहाँ पर ग्रुप क्या है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे ग्रुप निकालते हैं, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एस प्लस पी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, उसमें आप जोड़ दो 10, उसमें 10 आप जोड़ दोगे तो आपका ग्रुप निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप नंबर निकालूं, तो देखो एस और पी ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो एस में 2 है और पी में 1 है, यानी 2 + 1 3 हो गया। अब इस 3 में बस आप 10 और जोड़ दो तो 13 हो गया, तो 13 इसका ग्रुप निकल के आ गया, क्योंकि ग्रुप 13 का ही होता है एल्यूमिनियम। मैं एक एग्जाम्पल और ले ले रहा हूँ, मान लो क्लोरीन का ले लेता हूँ, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब देखो 3p5 इसमें है। ठीक है, अब 3p5 में समझना, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया हुआ, सबसे पहले तो पी सबशेल में गया हुआ, तो भैया पी इसका ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट शेल का कितना है, 3, तो n=3, तो 3 इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, आउटर मोस्ट जो आपका शेल है उसमें एस और पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो एस के 2 दिए हुए हैं, 2 प्लस पी के कितने दिए हुए हैं, 5, 2 + 5 हो गए 7, और इसमें 10 और जोड़ दो, तो 17, तो ग्रुप आपका 17 आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है कि एस और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 10 अगर आप और जोड़ देते हैं तो आपके पास ग्रुप का नंबर निकल के आ जाता है फॉर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करेंगे डीएफ ब्लॉक की, अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगला हमारे सामने सवाल था स्कैंडियम का, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट भी हम लोग कैसे जज करेंगे, वैसे जज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिख के। स्कैंडियम का क्या 21, हम लोग लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो 3d1, अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जा रहा है, ठीक है, डी में जा रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर ये मान लो एफ में जा रहा होता तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लॉक हमने क्लियरली जज कर दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, कि जो ये वाली सीरीज मैं कह रहा था, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज कह रहा था,
जो ये वाली सीरीज उससे नीचे वाली थी वो 4D ट्रांजिशन सीरीज थी, और जो ये वाली सीरीज थी वो 5D ट्रांजिशन सीरीज थी इन योर व्हाट, इन योर डी ब्लॉक। अब ये ट्रांजिशन सीरीज अभी मैंने बताई थी, क्यों बताई थी? देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D में जा रहा है तो 3D ट्रांजिशन सीरीज है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले जितने हैं ना, नीचे वाले ये वाले जितने हैं, उसमें 4D में जा रहा होगा, उसमें कहा जा रहा होगा 4D में जा रहा होगा, तो वो 4D ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पर 4D होगा। उससे नीचे वालों में ये 5D होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से आपको बताया जाता है। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी चीज, पीरियड भैया कैसे जज करोगे? पीरियड यार वैसे ही जज करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है बस वही पीरियड है। 3 में जा रहा है तो 3 है पीरियड, 4 में जा रहा हो तो 4 होता पीरियड। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जा रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज योर पीरियड। थर्ड चीज, ग्रुप भैया हम कैसे जज करेंगे इसका? ये है सवाल भैया, ये बताओ हम इसका ग्रुप कैसे देखेंगे, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका ग्रुप कौन सा है? अब समझना देखो, अब समझना देखो, हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाते हैं डायरेक्ट कि एनसीईआरटी हमको इस पे क्या बोलता है। देखो समझो, समझो। एनसीईआरटी हमको यहाँ पर क्या बोलता है समझना। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एस ब्लॉक हो गया तो हमने कवर कर लिया एस ब्लॉक कंप्लीटली। पी ब्लॉक कर लिया था, डीएफ ब्लॉक पे आ गए थे ये। ठीक है, तो देखो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, n-1 डी 1 से 10 और ns 0 से 2। मतलब वही डी और एस में जाते हैं। देखो यहाँ पर भी इसी तरीके का कन्फिग्रेशन तो था। यहाँ पे जो हमने लिखा है n माइनस, क्या बोला इन्होंने एनसीईआरटी ने कि n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखता है आउटर मोस्ट। और हमने क्या लिखा था? हमने क्या लिखा था? 4s2 3d1। क्या ऐसा ही नहीं दिख रहा तुम्हें? अगर n का वैल्यू तुम कह रहे हो 4 ले रहे हो तो 3d1 4s2 ऐसी तो है, ऐसी तो है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरलाइज कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला ऐसा सा दिखता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। हम लोगों ने ग्रुप नंबर कहाँ कैलकुलेट करा था? कहाँ गिवन था? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट बच्चा, एक मिनट। पीरियोडिक टेबल, हमने ग्रुप नंबर ऊपर कैलकुलेट कर लिया था क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ था क्या कहीं? नहीं। स्ट्रिक्टली हीलियम इज, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड। अबे कहाँ दिया था बे? 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D आर फील्ड विद z इक्वल टू 4D। देखो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आपको बताया हुआ है। देखो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको जितनी भी बातें बताई थी ना, हम लोग ये वाला पेज कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, पूरा का पूरा। और उसके बाद 3 और पेजेस भी कवर कर चुके हैं, तो ये बातें सुनना इसलिए जरूरी थी। अच्छा, अभी हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि यार ये इन्होंने इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में एक जगह लिख रखा था, जो कि मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे को मिलता नहीं रहा है। एस ब्लॉक एलिमेंट यहीं पे लिखा हुआ है, इन्होंने डी ब्लॉक में लिखा होगा। इन्होंने डी ब्लॉक में लिखा होगा, द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ एन, यहाँ नहीं लिखा हुआ इन्होंने, यहाँ नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो देखो, तो अभी इन्होंने का, अभी हम लोग डी ब्लॉक का देख लेंगे, तब तक मैं जल्दी से आपको एफ ब्लॉक का बता दूं, क्योंकि एफ ब्लॉक का सबसे आसान है, सबसे आसान एफ ब्लॉक का ये। देखो एफ ब्लॉक में अगर आप कन्फिग्रेशन लिखोगे 58 का, अगर आप लिखने जाओगे 58 का आप लिखने जाओगे तो ठीक है, तो मान लो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऐसा सा कुछ आ रहा है, 4f1 5s2, ऐसा सा कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसा सा कुछ आ रहा है 4f1 5s2। यहाँ पर आपका कन्फिग्रेशन कुछ भी आ जाए, ठीक है, आप एक बात समझो, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर मान लो एफ ब्लॉक में आपको दिख गया, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके पीरियड की। तो देखो पीरियड तो वही होगा, पीरियड तो आपका वही होगा जो आपका आउटर मोस्ट में जा रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा है, ठीक है, उसका जो आपका सबशेल है, सबशेल है, ठीक है, उसका जो आपका सबशेल था, मान लो एफ है, तो उसका जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, तो यार ये चौथे पीरियड में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। पहली चीज तो पीरियड आपने बता दिया, ब्लॉक आपने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट दे दे और कह दे इसका ग्रुप क्या है, तो मेरी जान तुम एक चीज देखो, यहाँ पर देखो एक चीज, ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, इसमें क्या ग्रुप दिख रहा है आपको? ये एफ ब्लॉक है, ये यहाँ पर था, यहाँ पर आना था, बट आया नहीं ना, आया तो अलग से है वो, तो है तो ये इसी लाइन में ही। तो पीरियड ग्रुप इसका हमेशा थर्ड ही रहने वाला है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी आज पूछ ले कि यार मुझे बता दो कि जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल्स कह रहे थे,
उसका पीरियड क्या, उसका ग्रुप क्या है? तो ग्रुप आप कहोगे बेटा उसका सबका थर्ड ही है, कोई भी एलिमेंट हो सबका ग्रुप थर्ड है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना कि कोई भी एलिमेंट हो सबका जो ग्रुप है दैट इज थर्ड। क्लियर हो गई चीज? क्लियर है? समझ में बताओ ये चीज क्लियर है? कमेंट में बता दो यार। मुझे लग रहा था लाइव है। चलो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसका ढूंढ ले कि यार डी ब्लॉक का क्या दिया हुआ था, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को भी हल्का सा ध्यान नहीं आ रहा। छोटा सा फॉर्मूला है, वो यहीं पे दिया हुआ था। जस्ट अ मिनट, टीचर भी डकते हैं बेटा। अब तो टीचर भी नहीं है, अभी अभी आए हैं। जस्ट अ मिनट। तुम लोग को पता लग गया होगा, तुम तो चैट में लिख ही दोगे है ना, तुम तो चैट में डाल ही चुके होगे अब तक, बट मुझे तो देखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो कि हमने बीच में शायद मिस कर दी और तुम्हें शायद पता भी है, कॉमन सी चीज है इसलिए मैंने मिस कर दी थी। देखो छोटी सी चीज है बहुत, जो आपके जो आपका ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी एफ ब्लॉक की मैं बात कर रहा था, एफ ब्लॉक में ना जो ये पहली जो सीरीज होती है इसको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, जो कि आपकी एटॉमिक नंबर 57 से रन करती है। बेसिकली 57 के बाद से यानी 58 से रन करती है। 58 से 71 एटॉमिक नंबर था, 58 से 71 एटॉमिक नंबर था। ठीक है, दूसरी जो नीचे वाली सीरीज होती है दैट इज योर एक्टेनॉइड्स। वो आपकी कहां से रन करती है? एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लैंथेनम और सॉरी ये आपके होते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो ये चीज तो क्लियर हुई होगी सबसे पहले। दूसरी चीज जो शायद हमने मिस कर दी, अगर आप हर एक पीरियड के एलिमेंट्स मुझसे पूछोगे तो हम लोग कैसे देखते हैं एलिमेंट्स। देखो पहला जो ग्रुप है, पहला जो पीरियड है वहां पर 2 एलिमेंट्स है। दूसरा जो पीरियड है वहां पर 8 एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद वापस से 8 एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद वापस से 18 एलिमेंट्स है। फिर 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर आपके 32 एलिमेंट्स है और फिर आप कहोगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, तो ये छोटी सी चीज है जो कि मैंने मिस कर दी थी और ये सवाल पूछा जा सकता है। सेवेंथ पीरियड इज आपका इनकम्प्लीट। अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द लार्जेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, यू विल आंसर मी कि सिक्स्थ पीरियड भैया जो है आपका लार्जेस्ट है। उसके बाद जो सेवेंथ पीरियड है दैट इज इनकम्प्लीट राइट नाउ। तो आई विल नॉट आंसर दी कि सेवेंथ पीरियड वाज लार्जेस्ट। नहीं, सेवेंथ पीरियड तो इनकम्प्लीट है यार। सिक्स वाला तो सेवेंथ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं अभी, यहाँ पे भी और ऐड होंगे। राइट, सिक्स वाला इज द लार्जेस्ट पीरियड एज ऑफ नाउ। क्लियर है? क्लियर है, सिक्स वाला इज द लार्जेस्ट पीरियड एज ऑफ नाउ। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 8 8 18 18 18 32, तो ये नंबर आप याद रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी। मान लो मैं कह रहा हूँ कि 2 8 8 18 18 32 ये मैजिकल नंबर है, इसको याद रखना, आप समझो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था मैंने आपको? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था? 3। 3, ठीक है। 3 में आप 8 जोड़ेंगे, 3 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, 3 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, ये कौन सा, ये तो पहला पीरियड था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठा था और ये सातवां पीरियड था। लिथियम आपका कहाँ लाया करता है? सेकंड पीरियड में लाया करता है, लिथियम यहाँ लाया कर रहा है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3। 3 में आप वापस से अब ग्रुप के अगर आपको सारे एटॉमिक नंबर्स बताने तो कैसे बताओगे? देखो ये जो 3 है ना, इस 3 में 8 एलिमेंट है एक पीरियड में, तो वो 8 8 और जोड़ दोगे आप, इसमें 8 जोड़ोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा यानी 11। ठीक है, इसमें 18 जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे इसमें, 11 में 18 जोड़ो कितना हुआ? 19, 29 हुआ, सॉरी 29 हुआ। तो वो आपका उसका एटॉमिक नंबर आठ, सॉरी 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे, ये वाला 8 जोड़ोगे फिर से, तो फिर आपका 19 आ जाएगा, जो कि है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। अब इस 19 में 18 जोड़ोगे यानी 37, तो वो आपका आ जाएगा रुबीडियम का। इस 37 में वापस 18 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा सीजियम का। उस सीजियम में वापस 32 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा फ्रैंशियम का। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे पीरियड पे देखते हैं, दूसरे किसी दूसरा पीरियड का दूसरे ग्रुप पे देखते हैं, किसी भी ग्रुप में कर लो। आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसमें से पहले 2 जोड़ो तो अगला आ जाएगा, अगला नीचे का एलिमेंट आ जाएगा, फिर उसमें 8 जोड़ लो तो उसके नीचे का एलिमेंट आ जाएगा, फिर वापस से 8 जोड़ लो तो और नीचे का एलिमेंट आ जाएगा, फिर वापस से 18 जोड़ लो, फिर 18 जोड़ लो, फिर 32 जोड़ लो, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट, एक सेकेंड, मान लो मैं कह रहा हूँ, हाँ मान लो मैं कह रहा हूँ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो आपका ये वाला सेकंड वाला ग्रुप है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। ठीक है, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20, अगला वाला आ जाएगा कैल्शियम। 20 में 18 जोड़ा जाएगा 38, उसका अगला वाला आ जाएगा स्ट्रॉन्शियम। बेटा मांगे काटकुटर, हाँ। इसमें 18 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 38 प्लस 18 कितना हुआ? 56, सॉरी हाँ 56, तो 56 में आ जाएगा आपका बेरियम।
ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर किसी का भी बता सकते हो, किसी का भी बता सकते हो, किसी मतलब कोई भी आपको अगर ग्रुप पता है उसका, तो आप एटॉमिक नंबर तुरंत जज करके उसका बता सकते हो। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप तुरंत जज करके बता सकते हो। सपोज मैं एक सवाल दे देता हूँ आपको छोटा सा। मान लो मैंने कहा कि रेडियम, इसका रेडियम का एटॉमिक नंबर बता दो, आरएन का कितना है। तो आपने सबसे पहले जज करना है कि आरएन का क्या ग्रुप क्या है, आरएन का ग्रुप क्या है। वो ग्रुप आपको पता लग गया, फिर वो ग्रुप से आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। सपोज मैंने एक सवाल दे दिया आपको कि आरएन के आगे मैंने 1s कुछ 7s2 और से 7d10 लगा दिया। ठीक है, 7d10 लगा दिया, या एक काम करो, मैंने कुछ ऐसे करके लिख दिया, मेरे को आगे कन्फिक्शन पता नहीं है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। मान लो मैंने आगे लिख दिया 6s2 7s2 7d10, ये लिख दिया मैंने, मान लो। ठीक है, आप समझना, आप समझना। अब अगर मैंने कह दिया ये जो एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका आपने बताना है कि इसका आपका नोमेनक्लेचर क्या होगा। क्या बताना, नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर बता दो क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन ये ऑर्डर में नहीं हो सकता, बट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि इसमें इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा वो कैसा आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं। सॉल्व करो यार, ऐसे नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सॉल्व करो उसको पहले ढंग से, उसको करो तुम सॉल्व। तो मैं कैसे जज करूंगा, देखो मैं कैसा जज करूंगा समझना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहां पर आता है। ठीक है, यहां पर आता है 56 में 32 जोड़ना कितना हुआ, 88। यानी इसका एटॉमिक नंबर तो आ गया 88, इसका एटॉमिक नंबर तो आ गया 88। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज देखो, एक चीज देखो। अच्छा ये आर एन ना देखे, आर ए मान लो इसे यार, आर ए मान लो यार। वो रेडॉन तो अलग हो गया, रेडॉन तो फिर आपका ग्रुप 17 में चला गया। ठीक है, रेडियम मान लो इसे। ठीक है, 88 एटॉमिक नंबर हो गया। 88 तो इसका एटॉमिक नंबर हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया, क्योंकि हमको मालूम था कि रेडियन रेडियम है किस पीरियड में। या आर एन भी ले लो तुम, चलो आर एन भी ले लो, मान लो मैंने आर एन ही बोल दिया होता अगर, तो आर एन भी अगर तुम निकाल सकते हो, तो आर एन आपको पता है अगर ये इस पीरियड में है, इस पीरियड में इसका 86 है, इसका 86 है। आर एन में रेडॉन है, रेडॉन का अगर आपको पता है कि रेडॉन का किसमें है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो निकाल दिया आपने, उसके बाद इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो। दो दो 10 कितना हुआ, 2 2 10 कितना हुआ, 102। 102, अब 102 का आप बता दो नाम क्या है, अनिल बायम, या अपना नाम बता दिया। ऐसा एक सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मान लो ये जो मैंने गलत ही सवाल लिख दिया था, जो कि आर एन ही लिखा था मैंने, मैं यहाँ पे आर एन ही कर रहने देता, मैं आर एन ही रहने देता। तो आर एन जो है वो हमको पता है कि किस में आता है, आपका 18th ग्रुप में आता है। तो 18th ग्रुप अगर आप लिखने जाओगे कैसे लिखोगे, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, आर एन यहाँ पर है। हीलियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 10 है, दो में 8 जोड़ेंगे, दो में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में वापस 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में 18 जोड़ेंगे 52, 52 में 32 जोड़ेंगे 86। समझ में आया, 54 हो गया, सॉरी 54 में 32 जोड़ेंगे 86। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर को पता लग गया 86 है। अब यहाँ पर अगर मान लो 86 लगाया होता, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद में कितने हैं, 2 2 10 कितना हो गए, 100 100। ठीक है, अब 100 में अगर लिखने जाओगे तो अन नील नील यम, और ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी का भी पीरियोडिक टेबल का अगर आपको एलिमेंट पता है, तो वहां को उसका एटॉमिक नंबर जज कर लोगे। अच्छा हम ऊपर फंसे हुए थे कहाँ पे, डी ब्लॉक पे, डी ब्लॉक का ऑटोमोस्ट डी ब्लॉक के ग्रुप पे फंसे हुए थे, है ना। हमको ये पता था कि डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ गए थे। देखो मेरे को मिल नहीं रहा है इसमें लिखा कहाँ पर एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 4s तो 3d1 है। बस देखो जो एस, जो बाद के जो आखिरी के जो दो आपके जो ग्रुप होंगे ना, जो आखिरी के जो दो सबशेल होंगे एस और डी वाले, ये अगर मैं कहूँ इसमें फॉर्मूले में बता दूं, तो NS2 मतलब NS में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NS में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस N-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर आप जोड़ देते हो तो आपको ग्रुप आ जाता है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो आपका इनका कॉन्फ़िगरेशन ना ऐसा दिखता है, 4s2 3d1 4s2 3d2, या 5s2 4d1 5s2 4d10, इस हिसाब से 5s2 4d10 अगर एंड में निकल के आ रहा है, तो बस ये s और d वाले इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो। ये s और d वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर आप जोड़ देते हो, तो आपका क्या निकल के जाता है, ग्रुप निकल के जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स कितना ग्रुप हो सकता है, 4s2 3d10 ही आ सकता है मैक्स टू मैक्स, 11 तो नहीं हो जाएगा डी में। तो मैक्स टू मैक्स इसका 12 ग्रुप आ सकता है। तो 3 से 12 ही आपके क्या लाया करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाया करते हैं। समझ में आया चीज, समझ में आई चीज कि ग्रुप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कंप्लीटली हमने कवर कर लिया सारे के सारे एलिमेंट्स का, सारे के सारे एलिमेंट्स का। क्लियर है, चलो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे तक चार्ट लिया है हो, और आपको ये चीज सब समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से यार पीछे से रिवाइंड करके देख लेना इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं फटाफट से पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पे।
पीरियोडिक ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज पा जाते हैं, बट उससे पहले यार जल्दी से मैं पहले स्क्रीन ठीक कर लूँ अपनी, नहीं तो फिर आपको दिखेगा कम। ठीक है, मैं फटाफट से पहले स्क्रीन ठीक कर लेता हूँ, तो फिर आपको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब ठीक है, चलो। हाँ, अब स्क्रीन हमारा हो गया एकदम ठीक। अब फटाफट से आ जाते हैं अपने, फटाफट से आ जाते हैं अब पीरियोडिक। मेरे नोट्स का भी स्क्रीन ठीक से देखना चाहिए। हाँ, नोट्स भी ठीक से दिख रहे हैं। चलो, अब देखो, हम आ जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। अब फटाफट से ट्रेंड्स देखने हैं हमें। सबसे पहला ट्रेंड हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस का। तो देखो, एटॉमिक रेडियस आपका जो है वो सिंपल सा ट्रेंड है। एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड, जब आप पीरियड के अक्रॉस मूव करोगे, मतलब ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली जो आपका एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और पास 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 आते जा रहे हैं, और पास 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 आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड द साइज विल डिक्रीज। ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो शेल्स बढ़ती जा रही है, डाउन द ग्रुप तो शेल्स बढ़ती जा रही है ना, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो साइज विल इंक्रीज। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गई। अच्छा, दूसरी चीज एटॉमिक रेडियस में दो तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो कोवलेंट रेडी का नाम दिया हुआ, मेटलिक रेडी का नाम दिया हुआ है। ये क्या क्या चीजें होती है, फटाफट से डिस्कस कर देते हैं। देखो 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 देखो, एटॉमिक रेडियस की हम लोग बात करें, तो देखो, अगर मैं बात करूं कोवलेंट रेडियस की, क्या होता है कि जो कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो वो लोग, उन लोग का कोवलेंट रेडी निकलता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ H2 की, तो कोवलेंट रेडी कैसे निकलेगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये मान लो दो H के मॉलिक्यूल से, इसका सेंटर, इनके बीच में जो मान लो डिस्टेंस D है, तो इसका कोवलेंट रेडी R इक्वल टू D/2 हो जाएगा। बस इनको कोवलेंट रेडी इससे बोलेंगे क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अभी सुनते जाना, थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन सुनते जाना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे तरीके की रेडी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक रेडी। आयनिक रेडी, ठीक है, आयनिक रेडी बोल देते हैं। तो आयनिक रेडी किस तरीके की रहेगी, वांडरवाल रेडी बोल दो, वांडरवाल रेडी बोल दो, वांडरवाल रेडी भी बोल देते हैं। तो वांडरवाल रेडी किस तरीके की दिखेगी, देखो, दो आयंस हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो दो आयंस हैं, ठीक है, तो वो कुछ कुछ दूरी पे रहेंगे, कुछ कुछ दूरी पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ की जो दूरी है, इसको हमने कहा डी, मतलब सेंटर से सेंटर की दूरी को डी कह दिया। ठीक है, तो आर इक्वल टू D/2 इसमें भी आ जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं वांडरवाल रेडी, वांडरवाल रेडी। ठीक है, और आखिरी में आती है मेटेलिक रेडी। जितने भी मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं कंपाउंड, वो सारे के सारे मेटेलिक रेडी शो करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे D=R/2, यहाँ भी D=R/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका, सॉरी, R=D/2 आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस आपका D है, एंड R इज योर एटॉमिक रेडी। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जो कि मैंने अपने नोट्स में डाल रखी है, देख सकते हो आप। जो आपका आर वांडरवाल रेडी है, ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा रेडी होगा। अगर आपसे सबसे बड़ा से सबसे कम लगाने की उसमें बताऊंगा, तो वांडरवाल रेडी सबसे बड़ा रेडी है, उसके बाद मेटेलिक आएगा, फिर आपका कोवेलेंट आएगा। ऑब्वियसली देख लो यार, ये आपका वांडरवाल रेडी है, सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है, उसके बाद मेटेलिक है, उसके बाद मेटेलिक है, और कोवेलेंट ऑब्वियसली वहां तो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार एग्जैक्ट रेडियस क्या होता है, एग्जैक्ट रेडियस कौन निकाल के दे रहा है आपको, एग्जैक्ट जो रेडियस है वो कौन निकाल के दे रहा है, तो एग्जैक्ट रेडियस आपको केवल यही निकाल के दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है ओवरलैप का। यहाँ पर तो ओवरलैप हो रहा है तो कुछ एरर आ रहा है, एंड यहाँ पर तो वंडरवाल रेडी में तो फर्क ही बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट जो रेडी आपको निकाल के देगा, दैट इज योर मेटेलिक रेडी। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, कि जो एग्जैक्ट रेडी निकाल के देता है दैट इज योर मेटेलिक रेडी, एंड वंडरवाल रेडी सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस होता है, उसके बाद आपका कोवेलेंट, उसके बाद मेटेलिक आता है, उसके बाद कोवेलेंट आता है। क्लियर है, चलो। अच्छा, ये तो एटॉमिक रेडियस की चीज हमने सीख ली थी कि इट विल, एटॉमिक रेडियस जो है ऑब्वियसली अक्रॉस द पीरियड विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप विल इंक्रीज। अब एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे अभी आगे, समझो एक चीज, छोटी सी चीज समझो। एक आपका ना, एक स्क्रीनिंग है शील्डिंग इफेक्ट आ जाती है एक चीज। अब समझना स्क्रीनिंग है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो क्या होता है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेनली शो करते हैं, डी और एफ ब्लॉक के मेनली शो करते हैं, डी और एफ ब्लॉक के मेनली शो करते हैं एलिमेंट्स, या फिर जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा हो जाता है। होता क्या है समझना, मैंने बताया आपको कि अक्रॉस द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप ये इफेक्ट समझ लो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अल्टीमेटली ये याद ही करना पड़ेगा कि किन किन में स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। आप कितना कुछ कह लो, आपको याद कर लोगे उतना बेटर रहोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। देखो, मान लो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है और करीब आते जा रहे हैं। ये हमारा बेसिक ट्रेंड रहता है। तो इसीलिए जो डिक्रीज होता जाता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडी, अगर हम लोग बात करें एक पीरियड के क्रॉस। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, होता क्या है कि बीच में ना कोई एलिमेंट के अंदर चुल मचती है। वो क्या करता है, वो जो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर है, मान लो पी 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 सब शेल में है या एस में है,
ठीक है, जो जस्ट अंदर है, वो क्या करता है, वो ना इसके ऊपर कुछ अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन की फोर्स से, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की फोर्स लगती है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियर चार्ज का इसमें अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है। अब वो अगर कम हो गया तो होता क्या है कि साइज बढ़ जाता है। तो होना चाहिए था डिक्रीज, लेकिन डिक्रीज होते होते बीच में कोई एनोमली आ गई, उसका साइज बढ़ गया। तो इसकी वजह से एक्सेप्शंस डेवलप हो जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीनिंग कर दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो? इस इलेक्ट्रॉन ने, जो ये आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, उसने स्क्रीनिंग कर दिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब स्क्रीन कर दिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज से। ये न्यूक्लियर चार्ज है, बीच में इन्होंने स्क्रीन टाइप की डेवलप कर दी, तो इसलिए इसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं दिस इज स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, और देखो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो है, जितने ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है यार। देखो, अगर मान लो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इसको पुश करेंगे, तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज जो का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, ये आपका ऑर्डर है, एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज थी। अब आप समझना, एक आप पॉइंट आ जाता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मान लो कुछ जेड डैश में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो होता है जेड माइनस, ये होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हमें माइनस क्यों करना होता है भैया? देखो, छोटी सी चीज है यार, कॉमन सेंस की चीज है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज समथिंग कि यार, छोटा सा कुछ ना, मतलब वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम से नेम कर देते हैं। तो ये जेड एस्ट्रिक में बोल रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर दो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो। ये माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो यार, ये एक्चुअल से थोड़ा सा कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग हो जा रही है ना। जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ये वो है। ठीक है, और ये आपका एक्चुअल चार्ज जो होना चाहिए था, उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी स्क्रीनिंग की वजह से कुछ कांस्टेंट माइनस हो जा रहा है। ये चीज आपको बताई गई है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूँ, इसी की वजह से कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जितने एक्सेप्शंस है मैंने यहीं पर ही सब डिस्कस कर रखे हैं, छोटे मोटे हैं, ज्यादा नहीं है। पहला जो हम मेजर एक्सेप्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 की बात करोगे, एज यू मूव डाउनवर्ड द साइज हैज टू इंक्रीज। बट होता क्या है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में उल्टा हो जाता है, गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। ठीक है, पहली चीज, पहला तो एक्सेप्शन आपका ये है। ठीक है, और वही है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का रीजन है। ठीक है, तो ये तो ग्रुप 13 में हम लोग वापस से भी पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग वापस से भी पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एक आपका आयनिक रेडी आ जाता है, एक आपका आयनिक रेडी आ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एक एनाइन लेंगे, एक एनाइन होगा, एक कैटाइन होगा। ठीक है, दोनों के बीच में जो वही डिस्टेंस होगा, दैट इज और आयनिक रेडी। भाई आयनिक कंपाउंड जो रेडी फॉर्म करेंगे, दैट इज और आयनिक रेडी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एनाइन का साइज हमेशा कैटाइन से बड़ा होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर भी चुका हूँ, बट मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, मैं एक बार आपको एस ब्लॉक में वापस से भी डिस्कस करूंगा। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, तो Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, आपका फर्स्ट ग्रुप है, उनके जो आइंस है, समझना, उनके जो आइंस है। अगर मैं इसका आयनिक रेडी का ऑर्डर लगाऊंगा, देखो आयनिक रेडी का ऑर्डर ना मोस्टली तो वही होता है जो आपका जो आपका एटॉमिक रेडी का ऑर्डर है, राइट। मतलब समझ लो आइंस का ऑर्डर तो वही रहता है मेनली। बस ये है कि ये कहो कि एनाइन का साइज तो कैटाइन से बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो मैं एक्स माइनस का साइज कहूंगा, वो किसी Cl- का साइज जो है वो Na+ से बड़ा हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन गेन करा है, एक शेल बढ़ गई है, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ने, तो एक शेल छोटी हो गई है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन मैं जो आपको चीज कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो समझो। गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट यानी नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि साइजेस ऐसे करके वेरी करते हैं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हमने यार, हम इस ब्लॉक में वापस से पढ़ेंगे कि एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो Li की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझना, समझते आना, Li की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसको नोट भी कर लेना। तो होता क्या है कि Li का आयन जब हम पानी में डालेंगे, मतलब जब ये सारे के सारे आयन इन वाटर जाएंगे, इन वाटर जाएंगे, तो होगा क्या कि Li के चारों तरफ सॉल्वेशन हो जाएगा। मतलब जो Li का मॉलिक्यूल है, अगर ये Li का मॉलिक्यूल है, Li+ का मॉलिक्यूल है, सॉरी, तो उसके चारों तरफ जो है वो वाटर की एक परत बन जाएगी ज्यादा, क्योंकि इसको वाटर से प्यार सबसे ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा है ना। तो जो जो आयनिक रेडी आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो इसकी वजह से चूंकि प्यार इसको सबसे ज्यादा है, अब Na+ को तो उससे कम है, पानी से होता है Na+ को कुछ Li से तो कम ही है, तभी उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। तो साइज का ऑर्डर फिर उल्टा हो जाता है।
इन दैट केस द साइज का ऑर्डर बिकम्स उल्टा। ठीक है, तो ये चीज मैंने स्पेशली नोट करके लिख रखी है, देख रहे हो, नोट करके लिख रखी है, तो आप लोग भी अपने नोट्स में डाल लो। गैशियस स्टेट की अगर बात होगी तो गैशियस स्टेट में द ऑर्डर माइट बी down the group it will increase, but definitely when the order in when we are talking about in water the order might be different। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, छोटा सा और एक्सेप्शन है, mg का जो साइज है वो li से बड़ा होता है, बट li+2 का जो साइज है वो mg से बड़ा हो जाता है। हाँ, li+2 का जो साइज है वो mg से बड़ा हो जाता है, ये चीज नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर सवाल आ रखा है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे मेनली 3 एक्सेप्शन डिस्कस करे हैं। सबसे पहले तो ये ग्रुप 13 वाला एक्सेप्शन, ये आप नोट डाउन कर लेना, और ये LI+ वाला एक्सेप्शन। ठीक है, और ये LI+ है, ये LI+2 नहीं, LI+ है, LI+2 नहीं, LI+ है। ठीक है, वैसे तो ये आप जज कर ही लोगे, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। और बाकी आपका ये वाला एक्सेप्शन कौन गया, सॉल्वेशन वाला, कि गैसियस स्टेट में और वाटर में किस तरीके से ये आयंस का साइज डिफर करता है ग्रुप 1 की। तो ये चीज आपसे और डिस्कस कर ली गई है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज एटॉमिक रेडियम में रह रही है, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ तो सब कुछ हो ही गया डिस्कस, कुछ नहीं रह रहा है यहाँ पे, तो ये आयनिक रेडियस का डिस्कशन था जो कि हमने कर लिया है कम्प्लीटली, जो कि हमने कम्प्लीटली कर लिया, एक बार फिर भी आप बात कर लेना। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज रह रही है, दैट इज योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। होता क्या है कि मान लो मैंने 3 स्पीशीज ले ली, अब समझना क्या क्या कर रहा हूँ मैं, समझ से आना। मैंने मान लो 3 स्पीशीज ले ली, O2, F-, Na+ और Mg+2। अब इन सब में आपको आयंस दिख रहे होंगे, वो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो सेम है। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 होते हैं, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन उसने और गेन कर लिए तो -2 चार्ज आ गया, तो यानी 10 है। इसमें 9 होते हैं फ्लोरीन में, तो माइनस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करा है, तो इसमें भी 10 है। Na+ में क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो इसमें भी 10 है। Mg+2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसमें भी 10 है। ठीक है, सभी के सभी में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम है। जब आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आती है, और अगर आपको जज करना है कि किसका साइज बड़ा है और किसका छोटा है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है, एनाइन का साइज जो होता है वो कैटाइन से बड़ा होता है, बस ये चीज आप ध्यान रखो। और एनाइन का साइज क्यों कैटाइन से बड़ा होता है वो चीज और ध्यान रख लो, क्योंकि यार ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आया है, ठीक है, उस वो जो है क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को आप ऐसे देख सकते हो, एग्जाम्पल आप देखो, आपको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाऊं। मान लो ये न्यूक्लियर चार्ज है और एक रस्सी इसके पास है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल स्टेट में है, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन है दूसरी रस्सी इसके पास है। ठीक है, आप समझना। देखो मुझे एक चीज बताओ, एक रस्सी न्यूक्लियर चार्ज के पास है और दूसरी रस्सी इलेक्ट्रॉन के पास में, ठीक है, अब वो दोनों रस्सी खींच रहे हैं, बट अभी तो दोनों एक स्टेबल स्टेट पे आ गए, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ चुके हैं, तभी वो स्टेबल एटॉमिक साइज हमको मिलता है। हुआ क्या कि इनकमिंग 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। एनाइन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पर, तो अब रस्सी ज्यादा बाहर की तरफ खिंच जाएगी। ये तो चीज क्लियर है ना, रस्सी अब ज्यादा बाहर की तरफ खिंच जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो एनाइन का साइज जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एनाइन का साइज बढ़ जाता है। और इतना क्लियर होगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, जितनी ज्यादा रस्सी खींचने के लिए लोग आते जाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन बड़ा होता जाएगा। क्लियर है, चलो। अच्छा मान लो मैं क्या करूं, मान लो कि मैं क्या करूं, स्टेबल स्टेट में था ये, मैं कैटाइन की बात कर रहा हूँ, ये स्टेबल स्टेट में था Na। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रस्सी खींच रहे थे, मैंने ना ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया, रस्सी खींचने वाला। तो क्या होगा कि रस्सी पूरी की पूरी किस तरफ आ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज की तरफ आ जाएगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो रस्सी है न्यूक्लियर चार्ज की तरफ आ जाएगी, तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। फील आ पा रही इस चीज की। तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एनाइन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा, और जितना ज्यादा कैटाइन पे चार्ज होगा उतना कम उसका साइज होगा। मतलब यार यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर बनाना चाहूँ तो O2-, फिर F-, फिर Na+, और फिर Mg+2 सबसे लास्ट में। तो ये चीज तो आई बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल चमक गई होगी। क्लियर है, तो हमने कंप्लीटली इसको कवर कर लिया, और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला आयनिक रेडियम में, कोवलेंट रेडियम में, एटॉमिक रेडियम में, मेटेलिक रेडियम में, किसी में भी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन थेरेपी की। तो आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली होता क्या है, देखो, अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिकली क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम लोग एक निगाह लेते हैं, ठीक है, अब देखो, मजाक की बात नहीं है यार, अच्छा वर्ड नहीं होता है, लेकिन क्या करें, चलो जेनजी वाले तो समझ रहे होंगे।
न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम हम लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम हम लेते हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जितना एनर्जी हमको चाहिए दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में दो तीन चीजें मैं बता दूं, उसी में आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक तो ये होती है कि आपका जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो एनर्जी आपको देनी है, एनर्जी आपको देनी है, एनर्जी देनी है, याद रखना, एनर्जी देनी है, एनर्जी निकल नहीं रही है, एनर्जी देनी है आपको, वो एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज, दूसरी चीज, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, स्ट्रिक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझना, अगर कहीं पे साइज का डिस्पैरिटी आ रहा है, जैसे हमने अभी देखा था एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से छोटा हो गया था, तो वहां पर फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी डिस्पैरिटी आएगा। ठीक है, तीसरी चीज, एक ऑर्डर याद करा रहा हूं मैं आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जहां से डायरेक्टली आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जज कर दोगे। देखो एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर मान लो कोई हाफ शेल, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, ये पी है, मान लो P3 है, ठीक है, हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, केवल S2 है, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं ना, इनका आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड स्टेट और फुली फील्ड स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज कराना चाहते नहीं है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जिस वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं है कि यार किसका ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, क्या हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, कुछ नहीं। मैं ब्रह्मास्त्र आपको याद करा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र से इस चीज को याद कर लो। P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1, बस ये ब्रह्मास्त्र आप याद रखो। इस ब्रह्मास्त्र से आप सारे के सारे सवाल बना के ले जाओ, मतलब बस आपको अगर एस और पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप तुरंत बना के ले जाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो मैंने बोला Na, Mg, Si और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, चलो Na, Mg, Si और कह लो चलो फॉस्फोरस, इसकी मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी बता दो फटाफट। मैं इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखूंगा, 3s1, 3s2, 3p2, 3p3, यही होता है। ठीक है, अच्छा मैंने लिख दिया। अच्छा अब अगर ये सेम पीरियड में है, देखो इसके लिए कंडीशन है बेटा, सेम पीरियड में होने चाहिए, सेम पीरियड में होने चाहिए, ये केवल सेम पीरियड के लिए है, सेम पीरियड के लिए है। ठीक है, अगर मान लो पीरियड ही डिफरेंट हो गया है, तो फिर तो साइजेस के ऊपर आप डायरेक्टली डिपेंड कर लो। मतलब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन ऑन लगा दूं अगर, तो ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन में कह रहा हूँ 2p4, तो ऑब्वियसली देखो यार ऑक्सीजन का जो साइज है वो इन सबसे क्या है, इन सबसे एक्सेप्शनली छोटा है। क्यों? क्योंकि पूरा एक शेल का फर्क है, एक्सेप्शनली छोटा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की एनर्जी एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी। बाकियों को हम लोग बाकी सेम पीरियड में, तो बाकी हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब मोस्टली सेम पीरियड वाले पूछे जाते हैं आपसे, तो अगर आप अरेंज करने जाओगे कैसे अरेंज करोगे, इस ऑर्डर के हिसाब से देखो, P3 सबसे आगे, P3 सबसे आगे, तो P3 हम पहले लगाएंगे, यानी P पहले आएगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, P2 है, P2 है, तो P2 हम पहले लगाएंगे SI। फिर उसके बाद क्या है, S2 है, S2 यानी Mg। फिर आखिरी में क्या है, S1 है, फिर हम लोग S1 लगा देंगे। समझ आया, समझ आया? तो इस तरीके से आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हो। सेम पीरियड में है तो ये फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज करो। पीरियड डिफरेंट है, डायरेक्टली साइज देख लो। समझ में आया? कोई सवाल होगा एनएचएन एंथैल्पी का, फटाक से उड़ा देना देख के कि भैया ने ब्रह्मास्त्र बताया था, ब्रह्मास्त्र से सारे सवाल उड़ रहे हैं, फटाक से उड़ा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक्सेप्शन और देख लो, पीरियड में जो छोटे मोटे एक्सेप्शन होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म। ठीक है, देखो एक तो आपका ग्रुप में, ग्रुप 13 में ऑब्वियसली वो तो साइज की वजह से होता है। ग्रुप 14 में एक छोटा सा एक्सेप्शन और होता है, ग्रुप 14 में छोटा सा एक्सेप्शन और होता है। आपका जो SN और PB है, SN और PB है, ठीक है, उसमें होना ही चाहिए था कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप द साइज इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट डिक्रीज, बट एज यू मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑब्वियसली, बट इन द लास्ट टू एलिमेंट्स टिन एंड लेड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब लेड का ज्यादा हो जाता है टिन से, थोड़ा सा डिफरेंस ये है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ। 3D सीरीज मतलब जो आपका डी ब्लॉक का पहला सीरीज था ना, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वाला, उसमें पहले इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज करता है। तो ये हम लोग डी में वापस से भी पढ़ लेंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो पहले इंक्रीज करेगा मैग्नीज तक, फिर कांस्टेंट रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिक्रीज करेगा। रीजन बीइंग वही साइज का ही है यार, यहाँ पर तो बहुत उलटफेर रहता है साइज का, रीजन बीइंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज और है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि O माइनस और
Mg+2 की अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल दो तो निकाल लोगे किसकी ज्यादा है। O माइनस का मतलब ये हो गया कि O का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है P4, पर इसमें आ जाएगा P2। Mg का क्या होता है, चलो O का मत कहो, O का मत कहो, Na+ का कह दो, Na+ का कह दो, Na+ का कह दो। Na+ का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, बस तो इसका सेम ही हो जाएगा Na+ और का तो मैं कह रहा हूँ कि हम्म, आप Mg+ का और P+ का निकाल दो, ठीक है, मान लो। तो Mg+ में से एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज कराया, यानी हो गया ये S1, 3s1। P+ से एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज कराया तो ये हो गया 3p2। फिर आप यहां से कर दोगे, फिर आप यहां से निकाल दोगे, ठीक है, ऐसे करके आप कर लोगे क्वेश्चन सारे के सारे। जेई संकल्प जो हमारा ऐप है, वहां पे जाके जो मैंने टेस्ट डाल रखे हैं फटाक से जाके प्रैक्टिस करनी है जैसे ही छूटेगी ये क्लास, ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी में हम लोग बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की तरफ। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बची है, दैट चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है, हम लोग पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखेंगे। एनसीईआरटी आपको क्या बताता है, एनसीईआरटी आपको क्या बताता है, एनसीईआरटी आपको कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी निगाह में अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और उस नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी निकलता है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ये आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो फिर एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो एनर्जी आपका रिलीज होता है, एनर्जी एनर्जी लगाना पड़ता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब समझना, एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से प्यार, वह इलेक्ट्रॉन से लव हो गया है ऐसे कहो ठीक है, एफिनिटी मतलब होता है लव। तो जिसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा उसकी उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे आधे कंफ्यूज रहते हैं सीन। जिसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा उसकी उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन की अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है। क्यों भैया, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3p5, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जरूरत है इसको क्योंकि p6 है स्टेबल, p6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, इसको है, तो इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल भी प्यार किसको नहीं है, बिल्कुल भी प्यार किसको नहीं है, किसको नहीं है, ये नोबल गैसेस को नहीं है। मैं नियॉन की बात कर रहा हूँ, मैं नियॉन की बात कर रहा हूँ। मैंने कितना होता है, मैंने S2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 तो आएगा नहीं, 2p6 तक। इसको तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है, 2p6 पूरा कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। तो जिसको बिल्कुल ही प्यार नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आ जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ से हमें दो चीज पता लगी, एक तो हेलोजेंस जितने होते हैं उनका जो उनका अपने पीरियड के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है नेगेटिव में वैल्यू, मतलब नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है। क्या चीजें क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर ये चीज क्लियर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू लव इलेक्ट्रॉन, वो टेंडेंसी है, और वो दैट इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, तो पता ही होगा आपको। दो मोटे मोटे एक्सेप्शन है, फटाफट से याद कर लो, दो बहुत मोटे मोटे एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन आता है आपका आपके 17th ग्रुप में, और एक आता है आपका 16th ग्रुप में। इसके अलावा कोई खास एक्सेप्शन इसमें है नहीं। दिस इज स्ट्रिक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। अगर साइज में कोई फर्क आएगा ऑब्वियसली इसमें भी फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यार दो बहुत मोटे मोटे एक्सेप्शन हैं जो कि बच्चे ज्यादातर गलत भी करते हैं, और इतनी बार ये लोग पूछ चुके हैं कुछ कहने की नहीं। दैट इज द ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, देखना देखना ध्यान से देखना। और एक और भी है, ग्रुप 18 में भी है, ग्रुप 18 ग्रुप 0 जिसको बोल देते हैं, ग्रुप 18 में भी है, जो बच्चे नोटिस नहीं करते हैं मगर है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये तीन मोटे मोटे एक्सेप्शन हैं, फटाफट से याद कर लो तीनों एक्सेप्शन, इसी से सवाल आएगा, इसके बाद जाएगा नहीं, ठीक है। समझो क्या है, अगर तुम नेगेटिव में वैल्यू लिखना स्टार्ट करोगे तो ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द नेगेटिव, इन योर नेगेटिव वैल्यू विल हैज टू डिक्रीज करना चाहिए एज यू मूव डाउनवर्ड्स। क्यों, ऑब्वियसली द साइज इज इंक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है ना यार, ठीक है। तो होता क्या है, हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है वो सबसे कम हो जाता है अपने ग्रुप में, ऑक्सीजन का जो है सबसे कम हो जाता है,
अपने ग्रुप में। और इसका रीजन होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं अंदर ही अंदर। मतलब अगर इसका कन्फिग्रेशन में लिखूंगा क्या होता है 2p4 2s2 2p4, तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन है पी को रिपेल करते रहते हैं। बस ये इसका रीजन होता है। और रीजन वीजन का तुम्हें क्या करना है, तुम रट लो सीधे सीधे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में नॉर्मली क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऐसे डिक्रीज करता है नॉर्मली। 16 में क्या है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो गया। तो अगर आप ऑर्डर लिखने जाओगे तो ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिख दो, और ऑक्सीजन का जो है वो सबसे कम। क्लियर। 17 ग्रुप में आ जाओ। 17 ग्रुप में क्या होता है, 17 ग्रुप में क्या होता है, ध्यान से देखो। 17 ग्रुप में तो डिक्रीज ही करता है, एज यू मूव डाउन में डिक्रीज ही करता है। बस फ्लोरीन क्लोरीन का ऊपर नीचे हो जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन का ऊपर नीचे हो जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब 17 ग्रुप में यही ऑर्डर रहता है, यही ऑर्डर रहता है। बस क्या होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये ऑर्डर आ जाता है बस। इसमें भी रीजन वही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, संदेह इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाते हैं। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन ये, दूसरा ये ऑक्सीजन का सबसे कम हो गया था, फ्लोरीन का क्लोरीन से कम हो गया था, दैट्स इट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो पूछा नहीं गया और पूछा जा सकता है, आर्गन और क्रिप्टॉन का एनएचएन ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सेम होता है। आर्गन और क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, सेम होता है, 96 96 सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू होती है, जो कि काफी शॉकिंग चीज है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलो। तो ये 3 एक्सेप्शन है, इन 3 एक्सेप्शन के बाहर सवाल जाता ही नहीं है, खत्म कहानी। सवाल जा ही नहीं रहा इसके बाहर भाई। आखिरी चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेसिकली, देखो क्या होता है, मैं तुम्हें साफ सीधी भाषा में समझाऊं। मान लो, मान लो मैं कह रहा हूं, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करा है, और बीच में इनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज व्हाट, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, सिंपल भाषा में बोलो तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पर सारे एक्सेप्शन डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो ये आपका ऑर्डर होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड इसमें ऑलमोस्ट नो एक्सेप्शंस। दिस इज स्ट्रिक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो फर्क साइज में आएगा वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आएगा, नो एक्सेप्शंस। याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो यार बिल्कुल ध्यान से समझना, ये वाली चीज याद करनी बहुत जरूरी है, इस पर सवाल बन जाते हैं, सही में बहुत जरूरी है, समझो। ध्यान से दिखाता हूँ, फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है 4। ये हम लोग लीनस पॉलिंग स्केल होता है, देखो पॉलिंग स्केल लिखा हुआ है, लीनस पॉलिंग ने एक स्केल लिया था, उसके बेसिस पर हम जज करते हैं। आप ग्रुप 1 का याद करो मत करो, थर्ड पीरियड का और सेकंड और थर्ड पीरियड का याद कर लेना, मैं तरीका बता रहा हूँ। सेकंड पीरियड में फ्लोरीन का 4 है, उससे आप 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 वैल्यूज कम करते जाओ, दैट्स इट। 4 से 1 पहुंच जाओ, 0.5 0.5 0.5 0.5 कम करते लिए लिथियम से लेके फ्लोरीन तक की सारी वैल्यूज दिखती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप पीरियड 3 में आ गए, तो पीरियड 3 में क्लोरीन का 3 है, 3 से पहले 0.4 कम करना, 0.5 कम करना है, फिर 0.4 कम करना है, फिर 0.3 0.3 0.3 0.3, दिख रहा है। क्लोरीन का वैल्यू 3 है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। उसके बाद 0.5 आपको कम करना है सल्फर के लिए, 0.4 आपको कम करना है फॉस्फोरस के लिए, फिर सबके लिए 0.3 0.3 0.3 0.3। इसको आप ऐसे याद कर लो बेटा, आपके दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इससे सवाल आ सकता है। क्लियर है, तो यहां हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समाप्त कर लिया है, अगर कुछ इसमें होगा तो और भी डिस्कस कर लिया जाएगा। छोटा मोटा और डिस्कस कर देते हैं, जो कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का होता है, और ये ऑक्साइड वगैरह का जो डिस्कशन है, ये हल्का सा और कर देते हैं। तो ये मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ अपने ही नोट से। देखो छोटा सा डिस्कशन है बस। देखो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको कैलकुलेट करनी आती ही होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आपने फिजिकल में पढ़ी ही होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है कि एस ब्लॉक जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका तो आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो आउटर मोस्ट तो वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, समझो जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ P1, मान लो S2P1 ये कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 3p1, मतलब 3s2 3p1, 3s2 3p3, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो एक ना आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट समझते हैं क्या है, समझो। ये वापस से भी मैं पी ब्लॉक जब स्टार्ट करूंगा तो आपको फिर से पढ़ा दूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है समझना। मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर 3s2 आया होगा, यहाँ पर 3p3 आया होगा,
तो ये देखो न्यूक्लियस के पास में कौन है, न्यूक्लियस के पास में कौन है, ये 3s2 है। ये 3s2 जो है ये न्यूक्लियस से बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कराने की बारी आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब लूज कराने के लिए मैंने इसमें कुछ एक्स एनर्जी लगाई, तो कुछ एक्स एनर्जी में ना ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो पहली ऑक्सीजन स्टेट तो +3 दिखाता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, और ज्यादा एनर्जी जब लगाओगे ना तब ये अगला वाला लूज होगा, तो फिर आपका +5 दिखाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, +5 दिखाएगा। तो ये जो रिलक्टेंस होती है, रिलक्टेंस मतलब आनाकानी होती है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने की जो 3s2 जो आनाकानी शो करता है, इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट बन जाता है, इनर्ट बन जाता है और ये लूज नहीं होता है। तो इसको हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो पी ब्लॉक जो है आपके वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, मतलब +5 +3 इस तरीके से। एंड सिमिलरली आपके डी ब्लॉक भी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट सिखाते हैं। बस एस ब्लॉक और आपका, हाँ एस ब्लॉक ही केवल आपका ठीक ठीक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्साइड्स की बात करोगे, थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स की बात हो पाती है क्योंकि बाकियों में बड़ा अंतर रहता है। तो थर्ड पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो जो इतने मेटेलिक ऑक्साइड्स है, मेटेलिक ऑक्साइड्स है, मेटेलिक ऑक्साइड्स है, मतलब स्टार्टिंग ऑक्साइड्स है, वो बेसिक है, वो बेसिक है। तो जितने स्टार्टिंग ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं। बीच में देखो एम्फोटेरिक आ गया और बाकी के सारे एसिडिक है। बीच में एक एम्फोटेरिक आ गया, बाकी सारे एसिडिक है, ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कराने का तरीका मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, मैं आपको आप लोग कई बार बता चुका हूँ। सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स में आप याद कर लोगे। जनाबे अली संग पंजाबी ऐश करते हैं और वो गाना गाते हैं, इतना ही है, ठीक है। जनाबे अली संग पंजाबी, जनाबे अली संग पंजाबी ऐश करते हैं और वो गाना गाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये है आपके एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। कैसे याद करा, जनाबे अली संग पंजाबी ऐश करते हैं और वो गाना गाते हैं, खत्म। सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आपने याद कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप मेटेलिक ऑक्साइड जितने होंगे वो बेसिक होंगे, जितने आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे दैट आर एसिडिक, ठीक है। तो मेटेलिक यानी देखो ये मेटल्स होते हैं ना, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर व्हाट, एसिडिक। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी चीज आती है आपकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, ठीक है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर और डिस्कस कर देते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं सेशन को। देखो मेटेलिक नेचर क्या होता है, मेटेलिक नेचर क्या होता है, मेटेलिक नेचर हम लोग बोलते हैं, मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमने वहां पर भी पढ़ा था, अभी केमिकल बॉन्डिंग में याद करो। तो मेटेलिक नेचर हमने बोला था केमिकल बॉन्डिंग में कि मेटेलिक नेचर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, याद है। नॉन मेटेलिक नेचर की हम लोग बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक नेचर हम लोग क्या करते थे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, याद है। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, साइज इज इंक्रीजिंग, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ये चीज हमने याद करी थी। बेसिक कैरेक्टर जो होता है ना आपका, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर होता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो कॉमन सेंस की बात है, जब मैंने बोला कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है। तो ये चीज होती है। और बाकी तो हमने चीज डिस्कस कर ही दी है, इसमें तो कुछ ना खास है नहीं। तो बाकी चीजें हो चुकी हैं डिस्कस, ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट अगर आता है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल को शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर दिया गया है। एक एक एक्सेप्शंस, एक एक ट्रिक जो भी कुछ होती है यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर दी गई है। तो सबसे पहले तो ये लेक्चर अपने कोचिंग के सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस पे ठीक है अच्छा लगता है, लाइक वेक आते हैं और व्यूज आ जाते हैं तो बढ़िया लगता है। एंड इसके अलावा ये प्लेलिस्ट में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग आ चुका है, ये आ चुका है। इसके अलावा अगला लेक्चर आपका 21 तारीख को आ रहा होगा, ठीक है। दैट विल बी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से करेंगे हम लोग। तो बाकी ये संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैंने सारे प्रैक्टिस से डाल रखे हैं। और यार मेरी जान सब्सक्रिप्शन भी ले लो यार, क्या बुराई है, 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, इतना महंगा भी नहीं है। 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है 6 महीने के लिए आपका, जहाँ पर आपका एडवांस एडवांस सॉरी 3 महीने का है इसका, तो 6 महीने का तो 1500 का है। एडवांस एडवांस सब कवर हो जाएगा आपका, एडवांस बीआईटी बिटसेट जितने एग्जाम्स हैं, तो अच्छा ही रहेगा। ओके चलो पढ़ाई करो आते रहो। और हाँ अपना, अगर ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो कमेंट में लिख देना कि आप कंप्लीट दिस लेक्चर, तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, खत्म कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल वरी साइनिंग ऑफ।